हेलो दोस्तों, लर्निंग स्पॉट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में संधि पढ़ चुके हैं, जिसमें हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम संधि का तीसरा प्रकार विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि को पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद में विसर्ग अवश्य आता है। विसर्ग संधि में संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद में संधि विच्छेद करने के बाद में कभी कभी 2 पद होते हैं, कभी कभी 3 भी पद हो जाते हैं। तो प्रथम पद में विसर्ग अवश्य आएगा। इसे हम परिभाषा कहते किसे हैं? ये तो हमारी पहचान होगी। इसकी पहचानेंगे कैसे इसको? इसकी विसर्ग संधि में संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद में विसर्ग अवश्य आता है। अब इसकी पहचान लिखेंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार मतलब परिवर्तन। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो, ये तो इसकी पहचान होगी। विसर्ग संधि में संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद में विसर्ग अवश्य आएगा। और दूसरा इसकी परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में अब हम इसका विसर्ग संधि के एक नियम है, कह सकते हैं नियम। इसमें एक शब्द है रोष। सारी संधि इसी पे आधारित है, रोष पर ही। जैसे इसमें यदि हमें रा मिलेगा, इसमें रा और रा, ये रा मिलेंगे, तब इनका लोप हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा? विसर्ग का आगम हो जाएगा। दूसरा, ये जो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का लोप हो जाएगा और किसका आगम हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा और विसर्ग का आगम हो जाएगा। ओ की मात्रा का लोप हो जाएगा और आगम किसका हो जाएगा? विसर्ग का आगम हो जाएगा। ऐसे ही हमारी बात आती है मूर्धाशा की। ये हमारा शब्द से है, मूर्धाशा है। और चाहे तालबशा हो, दंत
दीर्घा सा हो या दंत सा हो, कोई सा भी सा हो, इनका लोप हो करके इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा लोप, और आगम किसका होगा, विसर्ग का आगम हो जाएगा, विसर्ग का आगम हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम तीनों नियम के बारे में पढ़ेंगे और इसी 3 नियम में पूरी विसर्ग संधि सम्मिलित है, इसमें ही पूरी विसर्ग संधि सम्मिलित है। तो आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इनको हम नियम के अनुसार एक एक करके पढ़ते चलेंगे। देखते हैं आगे, इसमें हम पहले पढ़ेंगे र और र संबंधी नियम। इसमें क्या होगा, इसमें हमें रा या रा इसका लोप हो जाएगा, रा में रा और रा का लोप हो जाएगा, और की जगह पर विसर्ग का आगम हो जाएगा, और विसर्ग का आगम हो जाएगा। जब रा संबंधी नियम पढ़ रहे होंगे तो इसमें क्या होगा, रा का लोप हो जाएगा, और इस रा और रा की जगह पर विसर्ग का आगम हो जाएगा। तो उदाहरण के साथ साथ हम समझते चलेंगे। उदाहरण के साथ साथ हम विसर्ग संधि को रा संबंधी जो नियम है उसको समझते चलेंगे। तो देखो, पहले तो हम पढ़ते हैं अर्धरा के बारे में। तो इसका दुर्बल जब दुर्बल को पढ़ रहे होंगे तो देखो, रा जिसके बाद जिसकी आवाज आएगी, जिसके बाद रा की आवाज आएगी, उसके ठीक बाद ही विसर्ग का आगम होगा। देखो, इसके जब हम वर्तनी करेंगे तो रा के जस्ट बाद ही किसकी आवाज आएगी, रा की आवाज आएगी। तो हम विसर्ग का आगम होगा वो रा के जस्ट बाद ही होगा, क्योंकि जो हम इसकी वर्तनी कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करने के बाद जो रा का आगम हो रहा है वो दा के बाद में हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दू प्लस बल, क्या जाएगा, दू प्लस बल, रा की जगह पर दू प्लस बल, रा की जगह पर किसका आगम हो गया, विसर्ग का आगम हो गया। ऐसे ही अन्य शब्द हैं, जैसे हम कहें निर्जन। जब हम निर्जन की संधि विच्छेद कर रहे होंगे तो क्या होगा, नी प्लस जन। देखो, नाम का निर्जन का उच्चारण करते समय नी के जस्ट बाद ही रा का उच्चारण हो रहा है। तो जिसके बाद उच्चारण होगा तो विसर्ग भी उसी के बाद आएगी। ठीक है, तो आगे हम दूसरा उदाहरण है इसका, निर्जल। क्या हो जाएगा इसका, नी प्लस जल। और देखो इसका उदाहरण अंतर्गत की हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा,
अंतर्गत में अंतर्गत अंतर्गत, अगर हम ऐसे इसी अलग अलग वर्तनी करते हैं, अंतर्गत अंतर्गत, तो यहाँ पर अंतर्गत ऐसे करेंगे और रा की जगह हमें किसका आगम हो जाएगा, रा की जगह में विसर्ग का आगम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये अंतः प्लस गत, क्या हो जाएगा अंतः प्लस गत। ठीक है, तो जिसके बाद में जिस उच्चारण करने के पश्चात जिसके बाद में हमें रा सुनाई देगा, रा महसूस होगा उच्चारण करते समय, वहां पर रा के बाद किसका आगम हो जाएगा, वहां पर विसर्ग का आगम हो जाएगा। दूसरा है निर्धारण, दूसरा है निर्गम। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखो इसमें इसके बाद में नी के जस्ट निर्धारण, धा के बाद में नहीं आ रहा है, नी किसके बाद में आ रहा है, जस्ट ठीक ना के बाद में, धा से पहले, तो यहाँ पर क्या होगा नी प्लस धारण। ऐसे ही निर्गम नी प्लस गम, गा हमारा रा का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद किसका आगम होगा, लोप होगा तो किसका आगम हो जाएगा, आगम होगा विसर्ग का, विसर्ग का आगम हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे पूर्णा के बारे में। इसके उदाहरण है देखो, जब पूर्णा के बारे में, पूर्ण रा के बारे में पढ़ेंगे तो इसका उदाहरण है निराशा। अब जब निराशा को संधि विच्छेद कर रहे होंगे तो निराशा को क्या करेंगे, बनाओ कैसे करेंगे, निराधार, निराकार, देखो जब हमने जिस प्रकार हमने इसमें जिसके बाद आया था, जिसके उच्चारण करने के पश्चात जो रा का उच्चारण हुआ था, उसके पश्चात हमने विसर्ग को लगा दिया था, ऐसे ही इसमें भी जिसके बाद इसका उच्चारण करने के बाद, वर्ण का शब्द का उच्चारण करने के बाद रा जिसके बाद आएगा उसी का ही, उसके बाद ही विसर्ग लगा देंगे। तो निराशा, तो जब निराशा के जस्ट बाद ही रा आ रहा है तो क्या करेंगे हम, इसके बाद ही लगा देंगे, फिर क्या बचेगा हमारा, ये तो हमारा हो गया भाई, इसका तो लोप हो गया, रा का हो गया लोप, क्या बचा आपकी मात्रा, बची, तो आपकी मात्रा और क्या बचा सा, क्या आ जाएगा नी प्लस आशा। तो हमें जैसे प्रश्न हमारा किस टाइप से आएगा, प्रश्न आएगा हमारा, इसे हमें दे दिया जाएगा निराशा की संधि विच्छेद कीजिए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पर निराशा की संधि विच्छेद कीजिए, तो वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पर आपको मिलेगा नी प्लस निर प्लस आशा, नी प्लस सा, फिर क्या मिलेगा निरा प्लस सा, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। और चौथे का ऑप्शन मिलेगा आपको नी प्लस आशा। अब आपको वहां पर इस टाइप से हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। सही संधि विच्छेद, अगर हमने विसर्ग संधि में रा संबंधी नियम पढ़ा होगा
तो कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? अगर हम नियम पढ़े जो होंगे तो कौन सा टिक करेंगे? कौन सा विकल्प सही है? नी प्लस आशा सही है। ठीक है। ऐसे ही जब हम अगला शब्द है हमारे पास निराधार। कौन सा है? निराधार। और जब हम निराधार को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? रा का लोप हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? आधार। क्या बचेगा? ये तो बचेगा आधार। ये बढ़िया की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ये आधार। दूसरा है हमारा, यहाँ पर हमारा किसका लोप होगा? रा का लोप हो जाएगा। इसमें हमें रा का लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? रा का लोप हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा हमारे लिए? आकार। नहीं प्लस आकार। ऐसे ही इसके बाद अन्य उदाहरण जैसे कह रहे हैं हम दुराशा। हम कहें दुराशा में क्या होगा? रा का लोप हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? रा का लोप क्या जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? आशा। ठीक है। आशा करता हूँ मतलब यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रही होगी। और ऐसे ही आगे तक कोई समस्या नहीं रहेगी। हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा का लोप हो जाएगा। अब क्या होगा? जहां पर हमें अब हम जब पढ़ रहे होंगे तो यहां पर ओ की मात्रा ओ ऐसे लगती है का लोप होकर विसर्ग का आगम हो जाएगा। जहां पर सीधी सी भाषा में ओ की मात्रा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और लोप होकर किसका आगम हो जाएगा? ओ की मात्रा की जगह किसका आगम हो जाएगा? विसर्ग का आगम हो जाएगा। अब हम उदाहरण के साथ साथ में समझते चलेंगे। जहां पर जो हमारा ओ होगा तो इसी उदाहरण के साथ में मनोदशा उदाहरण के साथ में सीखते चलेंगे हम। उदाहरण के साथ में सीखते चलेंगे। ये हमें एक शब्द मिला है मनोदशा। तपोभूमि, तपोवन, मनोरथ, देखो यहाँ पर प्रत्येक वर्ण में प्रत्येक शब्द में हमें ओ की मात्रा जरूर मिलेगी। और वहां पर ओ की मात्रा का लोप हो जाएगा। तो ओ की मात्रा जो होगी यहाँ पर ओ की मात्रा का लोप होकर विसर्ग का आगम हो जाएगा। जब हम विसर्ग संधि में ओ का नियम पढ़ रहे होंगे तो इसमें प्रत्येक शब्द में ओ की मात्रा हमें अवश्य मिलेगी। और ओ की मात्रा की जगह ओ की मात्रा का लोप हो जाएगा। और लोप की जगह किसका आगम होगा? विसर्ग का आगम हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ रहे होंगे मनोरथ के बाद में। पहले हम इन चारों का जब संरक्षित करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लोप कर देंगे। और लोप की जगह क्या हो जाएगा?
विसर्ग आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा मनः प्लस दशा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तपा प्लस भूमि। फिर ऐसे ही सेम शब्द है, भूमि की जगह वन की कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा तपा प्लस वन। ऐसे ही आगे जो शब्द है मनोरथ, मनोरथ के लिए हम क्या संधि विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे? मनोरथ के लिए मनः प्लस रथ। ऐसे ही दूसरा शब्द हमें मनोयोग, पयोध, पयोधन। अब देखते हैं जहां पर हमें दो जगह जो ओ की मात्रा है दो जगह मिल रही है। अब देखो अगर हमें यहाँ पर हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं, जैसे हम मान लिया यहाँ से तोड़ लिया प्लस गा, इसका कोई शाब्दिक अर्थ है? इसका कोई शाब्दिक अर्थ है? यहाँ पर इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो इस वजह से ऐसे हम नहीं तोड़ सकते, इसे हम ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि संधि विच्छेद करते समय शब्दों का सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, कोई शब्द निरर्थक नहीं होना चाहिए। सार्थक होना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम मनः प्लस क्या, इसका लोप हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास ये मनः प्लस ये। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता होगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस रखेंगे। पयो यहाँ पर क्या हो जाएगा पया प्लस द, ये है पयोधन। पयोधन यहाँ पर हमें किसका लोप हो जाएगा? ऊ की मात्रा का लोप हो जाएगा, ऊ की मात्रा इसमें किसका आगम होगा? विसर्ग का आगम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ऊ की मात्रा से संबंधित जो नियम है वो पढ़ लिए होंगे और एक दो शब्द उदाहरण हो। देखो मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल। अब मनोनुकूल में यहाँ पर हमें ओ का लोप हो जाएगा, ओ का लोप हो जाएगा और लोप होने में किसका आगम होगा? यहाँ पर मनः प्लस नुकूल। तो जो ओ से संबंधित नियम है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सा संबंधी नियम, जिसमें तालव्य, दंतसा और मूलसा तीनों आएंगे। वहां पर क्या होगा? वहां पर उन सा का लोप होकर के उन तीनों सा का लोप, दंतसा, तालव्य और मूर्धन्य सा का लोप होकर के इसका आगम होगा। वहां पर भी विसर्ग का ही आगम होगा, विसर्ग का ही आगमन होगा। अब विसर्ग संधि में देखते हैं तालव्य, मूर्धन्य और दंतसा, इन तीनों साओं का लोप होकर के किसका आगम होगा? विसर्ग का। लोप होकर सा का लोप होकर विसर्ग का आगमन होता है, आगमन होता है। देखो जब हम विसर्ग संधि में रोष का नियम पढ़ेंगे, रोष में चिपसा आएगा हमारा तालव्य, मूर्धन्य और दंतसा, इन तीनों सा का लोप होकर के किसका आगमन होता है? विसर्ग का आगमन होता है।
तो हम पहले पढ़ेंगे ये साध का, इस सा से कुछ उदाहरण है। कौन सा है हमारा? तालब सा है। तालब सा का नियम पढ़ेंगे जब। इसके जो उदाहरण है, उदाहरण के साथ 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 समझते चलेंगे। उदाहरण के साथ साथ समझते चलेंगे। निश्चित देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण शब्द का उच्चारण करेंगे और वही नियम जो हमने दुर्जन दुर्बल दुरा संबंध नियम पढ़ा था, दुर्बल दुर्जन दुर्जन निर्बल निर्धारण अंतरराष्ट्रीय चल रहेगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतर्गत आशीर्वाद ये सब थे। अब हम पढ़ेंगे सा संबंधी जो सा जिसके बाद आएगा, सा तो जो हमारा तालब सा है जिसके बाद आएगा उसके जस्ट ठीक बाद ही विसर्ग का आगम होगा या आगमन होगा। तो निश्चिंत है, निश्चिंत निश्चिंत के बाद में हम और भी निश्चल है, निश्चल है, दुशासन है, निश्चय है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सबको ध्यान के साथ साथ सीखते चलेंगे और उनकी संधि विच्छेद करते चलेंगे और संधि विच्छेद से हम एक आध शब्द भी बना के बताएंगे। तो देखो इसके बाद में हम जैसे और भी शब्द हैं इसके, निश्चल है, निश्चिंत है, निश्चल है, दुशासन है, कहीं पर भी यदि कहीं पर भी हमें सा संबंध है, जब हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, विसर्ग संधि में कहीं पर भी हमें सा मिलेगा तो उसके जस्ट बाद ठीक बाद ही विसर्ग का आगम होगा। अब यहाँ पर सा का लोप हो जाएगा और लोप बनने के बाद में किसका आगमन होगा? विसर्ग का आगमन होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नी प्लस चिंत। ऐसे ही निश्चल का जब करेंगे हम तो नी के बाद में क्या हो जाएगा? छल। वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आता होगा अच्छे से। और आज के बाद विसर्ग संधि में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? धू प्लस शासन। ठीक है, इससे और भी उदाहरण है। जैसे बात करते हैं इसमें एक हम अब इससे क्या शब्द बनेगा? अच्छा ये बताएं। ये हमने संधि विच्छेद कर दिया, अब हमें इसे शब्द बनाना है। अब हमें इसे शब्द बनाना है तो शब्द जब हम संधि विच्छेद से शब्द का निर्माण जब कर रहे होंगे तो क्या होगा? देखो सबसे पहले तो हम यहां से चलते हैं। निश्चय, निश्चय क्या ये वर्तनी सही है? वर्तनी के अनुसार अब हमने निश्चय क्या ऐसा लिखा हुआ देखा है कहीं? नहीं ना। तो ये निश्चय हो सकता है क्या? तो ये निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग की जगह पर किसका आगम होगा? विसर्ग की जगह सा का आगम होगा। तो ये क्या वर्तनी से सही है? ये वर्तनी सही नहीं है। या मैं कह दूं ये निश्चय बड़ा होगा, क्या निश्चय की वर्तनी सही है? नहीं है। तो ये भी इसका संधि नहीं हो सकती। तो इसका जो सही संधि शब्द होगा वो क्या होगा? वो सही संधि शब्द होगा निश्चय, क्योंकि हमने कहीं भी पढ़ा होगा तो निश्चय का सही संधि शब्द यही होगा। तो निश्चय का जो हम संधि शब्द करेंगे तो क्या होगा? इसकी जगह किसका आगमन होगा? हमारा तालब सा का, और क्या हो जाएगा? ये चल, निश्चल। तो जो हमने मूर्धा सा और दंत सा लगा के हमने निश्चय किया था है तो ये भी निश्चय, लेकिन ये वर्तनी कतई सही नहीं है। ये वर्तनी कतई सही नहीं है।
अति निश्चय ही जब हम वर्तनी पढ़ रहे होंगे, वर्तनी जब पढ़ रहे होंगे तो वर्तनी की भाषा में सारा कुछ बताएंगे और कैसे शब्द लेकर, कठिन शब्द लेकर और सरल शब्द सारे लेकर बताएंगे। तो ये हमारे निश्चय शब्द गलत है और ये हो ही नहीं सकते। तो निश्चय का संधि शब्द क्या होगा? निश्चय। अब हम मूर्धन्य सा को पढ़ेंगे, मूर्धा सा को पढ़ेंगे और मूर्धा सा से जो शब्द हैं, शब्द लेकर शब्द लेंगे मूर्धा सा का। जब हम सा संबंधी नियम पढ़ रहे होंगे, मूर्धन्य सा नियम जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसमें हम शब्द को जगह चलेंगे और प्रत्येक शब्द को उदाहरण सहित समझते चलेंगे। तो देखो ये क्या मिला? शब्द निष्ठुर, निष्काम। ये जो शब्द जैसे शब्द हैं, इन शब्द को हम समझते चलेंगे और इनका संधि विच्छेद करते चलेंगे। तो देखो वर्तनी के हिसाब से जब हम वर्तनी करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो मैंने पहले से बता चुका हूं, जहां पर जिस शब्द के बाद में मूर्धन्य सा, तालव्य सा या दंत सा का उच्चारण होगा, वहां पर हमें उसका लोप होकर के विसर्ग का आगमन हो जाएगा। तो देखो निष्फल, निष्फल ये शब्द हैं। देखो अब जिसके बाद में जिस उच्चारण करते समय जिसके बाद में हमें मूर्धन्य शब्द सुनाई देगा, उसके जस्ट बाद निष्ठुर क्या हो जाएगा? नी प्लस काम, नी प्लस फल। तो आशा करता हूँ समझ में आते होंगे। वर्तनी के अनुसार हम इनको कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम निष्कपट। देखो निष्कपट सा का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये नी प्लस कपट। ठीक है, तालव्य सा से संबंधित नियम था वो हमने पूरा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे दंत सा का नियम। दंत सा में दंत सा का लोप हो जाएगा और किसका आगम हो जाएगा? विसर्ग का आगम हो जाएगा। कुछ उदाहरण के साथ में समझते हुए चलेंगे। हमारा दंत सा का लोप हो जाएगा, दंत सा का लोप होकर विसर्ग का आगमन। देखो अब हम यहाँ पर हमें जो हमारा दंत सा है, दंत सा का लोप हो जाएगा और दंत सा की जगह पर किसका आगमन हो जाएगा? किसका आगमन हो जाएगा? विसर्ग का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण के साथ में और शब्द के साथ में पढ़ते चलेंगे। निसंदेह, निस्तेज, निस्तार, क्या बोलेंगे हम? निस्सहाय, निस्सहाय, निस्सहाय। क्या होगा? निस्सहाय, निसंदेह, निसंदेह हो गया हमारा। देखो जब हम इन शब्दों की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा?
जब इन शब्दों की हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखो जिस शब्द के बाद हमारा स आया है वो विसर्ग में बदल जाएगा। हम पढ़ेंगे मनस्ताप। देखो जहां हम इनकी संधि विच्छेद करेंगे, देखो नी प्लस क्या हो जाएगा संधेय, जिसके बाद में सा का उच्चारण होगा, ठीक उसी के बाद विसर्ग का आगमन होगा। क्या हो जाएगा ये नी प्लस तेज, क्या हो जाएगा ये नी प्लस ता, नी प्लस सहाय। और आज इस वीडियो में विसर्ग की बात समाप्त हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? मना प्लस ता, ठीक है। अब हम इसके कुछ विशेष नियम बचे हैं, विसर्ग संधि कुछ विशेष नियम में जैसे हमारा प्लस ई, जहां पर यहाँ पर एक ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा आएगी और दूसरी विसर्ग आएगी। कुछ विशेष नियम में हम पढ़ेंगे, एक ई की मात्रा हमारी ये पूरी कर रही होगी और एक ई की मात्रा विसर्ग पूरी कर रही होगी। इसमें हमें तब क्या मिलेगा? तब हमें बड़ी ई मिलेगी। जैसे नीरव, नीरंध्र, नीरज, नीरस। देखो इसमें क्या है, हमने बताया कुछ हिंदी के विसर्ग संधि कुछ विशेष नियम है, जिसमें एक ही हमें छोटी की मात्रा से मिल रही होगी और एक ही हमें विसर्ग संधि से मिल रही होगी। तो इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नी प्लस रब, नी प्लस रब। इसका ऐसे संधि विच्छेद हम कर रहे होंगे और संधि विच्छेद ऐसे ही इन सबका करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो एक ही तो ये मिल गई छोटी वाली और ये विसर्ग, ठीक है। तो विसर्ग में अब से ही ऐसे ही इसे करेंगे, नी प्लस रंध्र, ये क्या हो जाएगा हमारा? नी प्लस रज, नी प्लस क्या हो जाएगा ये? नी प्लस रस। ये हमारे कुछ विशेष नियम थे। कहीं भी यदि हमें विसर्ग संधि में ई की मात्रा अगर मिलती है तो वो इसमें बदल जाएगी और एक बार छोटी में बदलेगी और एक विसर्ग में बदलेगी। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं विसर्ग संधि में जहां पर हमें वो जैसे के तैसे ही देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं जिस शब्द में विसर्ग संधि में कुछ शब्द देखो विसर्ग संधि कुछ शब्द हमें ऐसे मिलेंगे जो जैसे कि तैसे या कोई विकार, कोई परिवर्तन उनमें नहीं होगा। हम बात करते हैं प्रातः काल की। प्रातः काल में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। दूसरा जैसे हम बात करें अंतःकरण, जब अंतःकरण से विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अंतः प्लस करण।
विसर्ग संधि में कुछ ऐसा होता है, कभी कभी हमें शब्द जो होते हैं जैसे कि तैसे देखने को मिल जाते हैं, या बात करते हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार ना हो, वो शब्द हमें वैसे जैसे कि तैसे देखने को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं अंतःपुर, अधःपतन। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, अंतः प्लस पुर, अंतःपुर या अधः प्लस पतन। अब इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे हम बात करते हैं नमस्ते, पुरस्कार, ये हमारे अपवाद में है, नमः प्लस ते, प्लस का, ये हमारे अपवाद में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बस एक नियम और बचा है, जिसे हम जैसे हम संधि के बाद, संधि विच्छेद के बाद में, जैसे हमें कोई संधि विच्छेद शब्द दिया रखा होगा, देखो यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और किसका आगम हो जाता है, चा का आगम हो जाता है। देखो कैसे हमें संधि विच्छेद दिया होगा, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब विसर्ग के बाद में हमें क्या मिल गया, छा मिल गया, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, और लोप विसर्ग की जगह क्या आएगा, चा आएगा, तो क्या आ जाएगा ये अनुच्छेद। ठीक है, अब ऐसे ही एक आया शब्द है हमारा छत्र प्लस छाया। देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या मिल गया, छा मिल गया, तो क्या होगा, विसर्ग संधि शब्द करेंगे। जब हम इसकी छत्र प्लस छाया, विसर्ग के बाद में छा मिल गया, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर के हमारा चा का आगम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और विसर्ग संधि में कोई भी संदेह नहीं रहा होगा, और यदि कहीं पर कोई शब्द में कहीं पर कोई संदेह है विसर्ग संधि में, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आगे वीडियो से सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।